हेलो दोस्तों। तो भाई देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने जो आपको क्लास दी थी वो क्लास थी आपकी छठवें सेमेस्टर का जूलॉजी का छठवें सेमेस्टर का जूलॉजी का सेकंड पेपर और सेकंड पेपर की पहली यूनिट। सेकंड पेपर की पहली यूनिट में हम आपको उस वीडियो में भी बताए हैं, अब भी बता रहे हैं कि उसमें आपका जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का क्लास था, क्योंकि पेपर ही आपका था इकोलॉजी, इथोलॉजी, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, और सबके बारे में एक ठीक ठाक भूमिका थी। और भूमिका बस वही थी कि आप इकोलॉजी या फिर उसके बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, आर्टिकोलॉजी, सिंकोलॉजी होती क्या है, इनके बाद बारे में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कि आप समझ पाए कि इकोलॉजी आपको पढ़नी है तो उसका मॉडल कैसा हो सकता है आने वाले यूनिट में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, पेपर सेकेंड का यूनिट नंबर 2 है, और यूनिट नंबर 2 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम में कई टॉपिक हैं इसमें, कि जैसे कोई एक इकोसिस्टम अगर चल रहा है तो उस इकोसिस्टम में कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन सा स्तर है जो उसको कंपोज करता है, उसका कंपोजिशन करने का कार्य करता है। तो जो इकोसिस्टम है उसका संगठन या घटक उसका कौन कौन सा है, यानी इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कोनो चीज आप सब्जी तरकारी या दाल या फिर कुछ भी खाने पीने वाली चीज आप बना रहे हैं, तो जैसे उसमें अलग अलग मटेरियल आप डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दाल बना रहे हैं तो दाल में दाल हो गई एक, जिस भी फसल की दाल हो, एक तो दाल हो गई, और उसके बाद उसमें नमक है, उसमें हल्दी है, उसमें पानी है, उसमें अन्य जितने भी मटेरियल आप अलग अलग डाल रहे हैं तो वो उसके कंपोनेंट हो गए। उसी तरह से कोई इकोसिस्टम अगर चल रहा है, इकोसिस्टम समझ रहे हैं, तो जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में घटक कौन कौन से हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे, ये पार्टिकुलर इकोसिस्टम नहीं है कि हम पॉन्ड का इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं या फिर ग्रास लैंड इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं या फिर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। हम कोई इंडिविजुअल इकोसिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जितना भी इकोसिस्टम है, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, क्रॉप लैंड इकोसिस्टम हो, सी इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, लैक इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, माउंटेनियस इकोसिस्टम हो, डिजर्ट इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, उनका घटक कौन कौन सा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब वो बने कैसे हैं। उन पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सिस्टम मिल करके या कौन कौन सा लेवल उसमें मिल करके उसका पूरा कंपोज करता है इस सिस्टम को, इकोसिस्टम बनाता कैसे। तो भैया इसमें हम देखेंगे कि जैसे यूनिट नंबर 2 का जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, इसमें ये देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बनने के स्तर कौन कौन से हैं, यानी कोई भी इकोसिस्टम जो चल रहा है वो कैसे बना है। उसमें देखेंगे लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, कहेंगे पर आप लेवल 5 भी पढ़ते हैं, लेवल 6 भी पढ़ते हैं। सामान्यतः आप अगर 5 देखें तो लेवल 1 ऑर्गेनिज्म, लेवल 2 पॉपुलेशन, लेवल 3 कम्युनिटी, लेवल 4 इकोसिस्टम एंड लेवल 5 बायोम्स, और बायोम्स है अंतिम में। तो कोई भी इकोसिस्टम अगर शुरू हो रहा है तो उसमें ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल या पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म भाग लेगा। उसके बाद ऑर्गेनिज्म से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे आप तो होगी कम्प्लेक्सिटी, और जब कम्प्लेक्सिटी होगी तो बनेगा पॉपुलेशन। अब इंडिविजुअल पॉपुलेशन अलग अलग जातियों का मिला करके फिर बनेगी कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद फिर बनेगा एक इको सिस्टम, और उस इको सिस्टम के बाद फिर बनेगा बायोम्स। ठीक है ना। तो आप देखेंगे भैया इसकी जो लीगल परिभाषाएं जो है, लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपकी किताब में बहुत कुछ छपा है, तमाम तरह की किताब आप पढ़ते हैं, किताबों में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आप इत्मीनान से घर पे बैठ के किताब की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो पूरा सारांश और समरी समझना है कि एक्चुअल फैक्ट क्या उसका, तो आप इस तरह से समझ लेंगे, और उसके बाद अपनी बुक से और जो आपका नोट्स होगा उसे आप पढ़ करके पूरा अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। ओवरऑल आप बस एक समराइजेशन में आप समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि लेवल 1 है, तो लेवल 1 में ऑर्गेनिज्म आएगा। ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया जीव,
जीव आएगा भैया। तो एन ऑर्गेनिज्म इज एनी लिविंग थिंग्स, कोई भी जिंदा जीव या जिंदा वस्तु जो जीवित हो, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, तो वो कैसा है भैया? प्लांट है, ठीक है। वह एनिमल है, वो बैक्टीरिया है। चलिए, तीन चीज आप समझ गए ओवरऑल। एक प्लांट हो गया, एक एनिमल है, एक बैक्टीरिया है। इसी तरह से जितने जिंदा जीव हैं सब ऑर्गेनिज्म में आएंगे, क्योंकि हिंदी में इसको ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, जीव ही कहते हैं। अगर यहीं पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म लगा देंगे, मैक्रो शब्द लिख देंगे, मैक्रो, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया दीर्घ, बड़े जंतु का नाम लिया जा रहा है, ठीक है ना। अगर यहीं पर माइक्रो शब्द लगा देंगे, यहीं पे माइक्रो शब्द लगा देंगे, तो माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव लगा देंगे, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म लगा देंगे तो दीर्घ यानी बड़े जंतु आ जाएंगे इसमें। तो ऑर्गेनिज्म बस लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि जीव है, ठीक है ना। इस जीव में कॉमन हो गया मैक्रो के लिए, माइक्रो के लिए, मैक्रो के लिए हो गया, माइक्रो के लिए हो गया। छोटका बड़का दोनों जीव खातिर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। छोटे जीव के लिए भी होगा, बड़े जीव के लिए भी होगा। ओवरऑल इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट है, ये एनिमल है, ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया सूक्ष्म होगा, माइक्रो लेवल पर है, छोटा है। प्लांट है तो प्लांट में एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक आएंगे, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, और एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म। आप ही पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर में, आप जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अब तक के जो सेमेस्टर में आप बॉटनी पढ़े हैं, उसमें आप इस शरीर जो आप एनिमल्स का पढ़े हैं, प्लांट का, तो इसमें एल्गी से लेकर के, एल्गी है, उसके बाद एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो आप बॉटनी में इसकी स्टडी किए हैं, ठीक है। और वही बात आएगी, अगर एनिमल्स की बात आएगी तो एनिमल में आप देखेंगे कि प्रोटोजोआ से लेकर के, ठीक है ना, प्रोटोजोआ फाइलम से लेकर के आप फाइलम पहुंच जाएंगे, प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, उसके बाद एस्केलमेंथीस, प्लेटेलमेंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। अब कार्डेटा तक पहुंचेंगे तो ये सभी जो जीव हैं, इस, अब इसमें लोअर भी होगा, हायर भी होगा, इस प्लांट में लोअर भी होगा, हायर भी होगा, सभी है। बैक्टीरिया ऑलरेडी माइक्रो है। इसके अलावा जितने भी मेनी अदर थिंग्स, और भी इसके साथ जितने भी लिविंग जंतु हैं, जुड़े हैं, उन सभी को लेकर के, जिससे इसमें फंगस भी आप नोट कर लेंगे, समझ पा रहे हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम का एक बेसिक जो बैकबोन है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो चलिए, ऑर्गेनिज्म जब हो गया तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आएगी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब हो गया आबादी, और अपनी भाषा में जिसे जनसंख्या कहते हैं, तो वैसे आबादी हो गया। आबादी का मतलब कि कोनो, जिसे आप अकेले हैं, चाहे हम अकेला ही पढ़ा रहे हैं, तो हम अकेले आबादी नहीं है। आबादी का मतलब हो गया कि हमारे साथ एक समुदाय होगा, जैसे हम जैसे हैं, हमारे जैसे और भी लोग होंगे इसमें। अगर हमारे झुंड बना लेंगे तो इसको कहेंगे पॉपुलेशन। लेकिन अकेली पॉपुलेशन अभी नहीं हो कि जैसे हाँ मैं गाय, भैंस, गोरू, चौवा सब मिला देंगे आपको। तो कई तरह की जब पॉपुलेशन को आप एक साथ मर्ज करेंगे तो वो कहलाएगा कम्युनिटी। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम मेल हैं, मनुष्य हैं, अब मनुष्य का समुदाय होगा तो वो पॉपुलेशन में आएगा। मनुष्य होंगे तो वो सब किसमें आएंगे? पॉपुलेशन में आएंगे। अब मनुष्य के साथ और जंतुओं का समुदाय अगर आपस में मिक्स, अगर इकट्ठा होता है, तो ऐसे समुदाय की जो स्टडी होती है वो कम्युनिटी कहलाती है। या ऐसा जो समुदाय जिसमें मिक्स जातियां होती हैं, मिक्स स्पीसीज होती है, पॉलीस्पेसिफिक होती है, उसे कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है ना? तो आप सेकेंड समझेंगे भैया कि जो पॉपुलेशन आपकी है, पॉपुलेशन मतलब आबादी या जनसंख्या। ठीक है ना? अब जनसंख्या क्या है? ए पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए गिवन स्पीसीज। कोई भी जाति जो दी जाती है उसमें सभी जातियों का जो इंडिविजुअल है, स्पीसीज इन ए गिवन दैट लिव इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि ऐसी जातियों का समूह जो किसी निश्चित एरिया में, एक एरिया में एक निश्चित समय पर एक साथ रहती हैं, उनको कहते हैं आबादी।
या उनको कहते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद हो गया भैया जो तीसरा लेवल है वो है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का लेवल है तो उसमें देखेंगे आप कि एक कम्युनिटी इज मेड ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ इंटरेक्टिंग, ठीक है, स्पीसीज इन ए गिवन एरिया, दे में रिले ऑन ईच अदर फॉर फूड कमा शेल्टर एंड अदर रिसोर्स। कम्युनिटी साइज कैन वेरी अलॉट। भैया इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एक कम्युनिटी है ये कई जातियों का मिलकर के समुदाय है। जैसे कोई इकोसिस्टम चलता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे आप, तो पॉन्ड इकोसिस्टम सिर्फ मछली नहीं होती है, उसके साथ और भी जीव तालाब में होते हैं। तो मछली का अगर व्यक्तिगत देखा जाएगा तो मछलियां सिर्फ केस में आएंगे, एक अलग अगर अपना सेपरेट होगा तो पॉपुलेशन में आएंगे, लेकिन मछली के साथ और भी जलीय जंतु एक साथ तालाब में घूम रहे हैं तो पूरे को मिला करके हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। जो एक साथ रहती हैं, खाना खाती हैं, रहती हैं, शेल्टर उनका है, और सभी रिसोर्स का जो स्रोत होते हैं खाने पीने के सबको एक साथ यूटिलाइज करती है। समझ पा रहे हैं? जैसे जंगल में अगर शेर है तो शेर के साथ अन्य जितने भी जंतु हैं, तो जंगल से मिलने वाली सभी चीजों का जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसका वह सामूहिक रूप से यूज करती है। समझ पा रहे हैं? अब जो जितना प्रभावशाली होगा जंगल में उतना ज्यादा वह यूज करेगा, वो तो डोमिनेंसी की बात है। बस आपको यहां ये समझना है कि अलग अलग जातियों के जब समुदाय है आपस में जब मिलेगा तो कम्युनिटी बनेगी, और कम्युनिटी में क्या होता है कि एक छत के नीचे रहना है, एक जंगल में सब रह रहे हैं, सब भोजन ले रहे हैं, सब जंगल के स्रोतों का लाभ ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन जो आती है वो कम्युनिटी कहलाती है। फोर्थ नंबर पर है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में भैया तो इकोसिस्टम कई टाइप का होता है जो आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ all the communities in an area and the abiotic factor that affect them। अब इसमें क्या करेंगे कि जो आपका इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम जो चल रहा है, अब इस इकोसिस्टम में सभी जो लेवल हैं, कंज्यूमर का हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, एक क्रम से होंगे। पहले हरे पौधे आएंगे या लोअर ऐसे प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर में आएंगे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, क्वार्टनरी कंज्यूमर है। उसके बाद आएगा डीकंपोजर। तो जब आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में कि जो इकोसिस्टम है उसके घटक कितने हैं, तो इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। और जैसे एक बायोम हो गया, सपोज दैट मान लीजिए कि हाई आपकी धरती है पूरा, तो छोटे छोटे इकोसिस्टम हर जगह चलते हैं, और ये इकोसिस्टम मिल करके, ठीक है ना, ये सिस्टम टोटल इकोसिस्टम मिल करके बायोम्स या बायोस्फीयर बनाता है, जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल में सिर्फ फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं होता है, जैव मंडल में पॉन्ड इकोसिस्टम भी होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होता है, और उसके बाद ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है, क्रॉप लैंड इकोसिस्टम होता है, और सभी इकोसिस्टम मिल करके बायोम्स बनाते हैं अब या बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटे छोटी कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम एक नहीं है, इतनी बड़ी धरती में जैसे एक इकोसिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, और ये सभी इकोसिस्टम मिल करके अपने पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, लेकिन सभी अपने पार्टिकुलर फंक्शन करने के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ करके एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। वो संरचना आपकी 5वें लेवल की है, जिसको हम बायोम्स कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल, ठीक है ना। जैव मंडल वह क्षेत्र जहां पे जीवन पाया जाता है, जहां पे जैसे हमारा ये जीवन है, हम जी रहे हैं, ये एरिया टोटल जैव मंडल में। धरती लिथोस्फीयर है, ये हवा वायुमंडल या एटमॉस्फियर है, समझ पा रहे हैं। तो जल हाइड्रोस्फीयर है, जल मंडल, हवा एटमॉस्फियर है, वायुमंडल। उसके बाद धरती लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल। और सभी मंडलों के बीच में जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे अगली क्लास में हम, जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि ऊपर एटमॉस्फियर और उसके बाद एक साइड लिथोस्फीयर और एक साइड हो गया एटमॉस्फियर और बीच में हो गया बायोस्फीयर। और इस तरह से बायोस्फीयर सभी से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे लेवल नंबर 5,
ये बायोम्स इज ए लार्ज रीजन। लार्ज रीजन का मतलब ये है कि छोटे छोटे सिस्टम मिल रहे हैं इसमें। और सिस्टम कौन सा है? इकोसिस्टम का। ये सभी इकोसिस्टम है, ये लार्ज रीजन, ठीक है ना, कंटेनिंग प्लांट एंड एनिमल एडाप्टेड टू इट्स, ठीक है ना, सॉइल एंड क्लाइमेट। बायोम्स कंटेन मेनी इकोसिस्टम। यहां पे इस चीज को आप स्पेशली अंडरलाइन करिएगा कि जो बायोम्स है या बायोम है उसमें बहुत से इकोसिस्टम पाया जाता है। अब मैंने कई का नाम आपको गिनाया है कि जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे स्कूल चलता है, स्कूल चल रहा है ना, कोनो स्कूल चलता है, कोनो संस्था चलती है, कोनो देश चलता है, कोनो राज्य चलता है, कोनो परिवार चलता है। तो जैसे परिवार में एक मुखिया हो गया, उसके साथ और भी मेंबर होते हैं, और सभी, कोनो एक आदमी परिवार नहीं होता है। परिवार का मतलब हो गया कि कई लोग मिल करके पूरा सिस्टम बनाए हैं। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई माई है, कोई बाप है, कोई दादा दादी है, तो ये सब मिल करके एक सिस्टम बना, फैमिली बनी है। अकेले आदमी को फैमिली नहीं कहते। उसी तरह से जैसे स्कूल है, तो स्कूल में देखेंगे कि सभी टीचर हैं, कई सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होते हैं, तब मिलाकर के स्कूल बनता है। कोई अकेला एक सब्जेक्ट का टीचर हो और वो कहे कि हम स्कूल चला रहे हैं, असंभव है, इम्पॉसिबल है, अकेला कभी हो ही नहीं सकता। उसी तरह से बायोम्स बड़ा सिस्टम है, और इस बड़े सिस्टम का पार्ट्स क्या है? छोटे छोटे जो है, जैसे इकोसिस्टम, 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 इकोसिस्टम। तो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम प्लस इकोसिस्टम प्लस इकोसिस्टम प्लस इकोसिस्टम प्लस इकोसिस्टम प्लस इकोसिस्टम इक्वल टू बायोम। समझ पा रहे हैं? या बायोस्फीयर। जैसे आपकी बॉडी है या हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में कोई एक सिस्टम काम नहीं करता है। जैसे इसमें आएगा पाचन तंत्र है, ये भी एक सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ये भी एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है, वो भी एक सिस्टम है। उसके बाद मसल्स है, मसल्स मांसपेशी, वो भी एक स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम है। उसके बाद हड्डियों का कंकाल पूरा बना हुआ है, तो स्केलेटन सिस्टम है। अब इतने सिस्टम हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सभी सिस्टम मिलकर के हमको बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक किसी सिस्टम से चल रहे हैं, चलिए हम खाना खा लिए काम हो गया। अंदर भी बहुत सा सिस्टम काम कर रहा है, ऊपर स्किन जो दिख रही है ये भी काम कर रहा है। तो ये सभी सिस्टम मिलकर के काम करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से जो बायोम्स है, बायोम्स में सभी इकोसिस्टम अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। कोई इकोसिस्टम थोड़ा बड़ा होता है, कोई इकोसिस्टम छोटा होता है। और जो इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है वो पॉन्ड का सी इकोसिस्टम जो होता है वो ओशियन इकोसिस्टम है। सागर का जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बड़ी है। समझ पा रहे? इसके आगे आप देखेंगे भैया कि जो आपका यूनिट नंबर 2 में ही आगे की तरफ जो हेडिंग जाएगी या टॉपिक है उसका ये है कि जैसे लिमिटिंग फैक्टर, इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी चर्चा थोड़ी कल मैंने की थी पहले वाली वीडियो में। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे हम हैं, अगर कोई बाहरी कारक हमें दबा रहा है, हमारे डेवलपमेंट को रोक रहा है। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक बोर्ड लगाएं, 2 बोर्ड लगा दें, हम 3 बोर्ड लगा दें, लेकिन अगर कोई बाहरी एक्सटर्नल एलिमेंट हमें अगर प्रभावित करता है और हमें कहता है कि नहीं आप एक बोर्ड में हो तो एक ही बोर्ड में रहो, 2 बोर्ड आपको नहीं लगाना है। आप 1 घंटा पढ़ाते तो आप एक ही घंटा पढ़ाएंगे, आप 2 घंटा नहीं पढ़ाएंगे। ये सामान्य एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर हमारे डेवलपमेंट को या हमारे किसी ऐसे प्रोसेस को जिसमें वृद्धि हो रही है, अगर उसको कोई प्रभावित करके रोक रहा है, तो उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर। समझ पा रहे? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे सिंपल भाषा में समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां कोनो पेड़ है, पौधा कोनो है, ये पौधा पानी के भरोसे, मान लीजिए पानी उनी देंगे तो पेड़ बढ़ेगा। तो ये पौधा के जब पानी देब तो ये पेड़ ठीक ठाक ग्रोथ करेगा।
लेकिन अगर पानी नहीं देंगे, मतलब वाटर सप्लाई अगर आप रोक देंगे, तो ये पेड़ ना बढ़ेगा। और जब भाई पेड़ ना बढ़ी, तो इसका मतलब कि इसकी वृद्धि में एक कारक बना जिसको हम वाटर बोलेंगे। वाटर इसको प्रभावित किया और इससे इसकी ग्रोथ, इसका डेवलपमेंट और इसकी वृद्धि, जो भी आप कह लें, इसका डेवलपमेंट, ग्रोथ, वृद्धि, विकास सब प्रभावित हुआ है। तो अब इसमें किससे प्रभावित हुआ है भैया? पानी से प्रभावित हुआ है। तो कहेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? वाटर। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक है ना, अब धरती का जो माटी है, जमीन है, खेती करते हैं, तो खेतवा का जो ऊपर वाली मटिया बोले तो ठीक ठाक ह्यूमस होता है उसमें, सड़ी गली गोबर की खाद भी होती है, सड़ा गला मटेरियल होता है उसमें, और खेती हमेशा करते रहते हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी डालते रहते हैं, रासायनिक खाद डालते रहते हैं, गोबर फेंकते रहते हैं उसी में। तो ऊपर वाली जो मिट्टिया होती है वो उर्वरक लायक होती है, ठीक ठाक होती है, पैदावार लायक होती है, जिसमें आप कोनो खेती या फसल जो भी बोएंगे बहुत बढ़िया होगा। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए कि कोनो पेड़ का विकास हो रहा है, लेकिन वहां पर उस तरह की मिट्टी उसको नहीं मिली, समझ पा रहे हैं? मिट्टी उसको उस तरह की नहीं मिली, जौना से होकर पेड़ का विकास रुक गया। जैसे खेत में माला गेहूं बो देला, तो गेहूं बो देंगे आप, तो गेहुआ में अगर सही माटी रही तो गेहूं बढ़ी, अब बढ़िया 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 बाल लगेगी उसमें। लेकिन गेहुआ जब बढ़बे ना करी, बढ़े का मतलब कि खूब खाद देवा, खूब पानी देवा, बढ़िया सोकर जौन सेवा करे के कुल कैला, लेकिन मटिया कायदे का ना रही तो ओकर विकास ना होई। तो जब विकास नहीं होगा तो उसके विकास में बाधा कौन पड़ा भैया? माटी। तो सॉयल भी तो एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है जो पौधे के विकास को रोक दिया। समझ पा रहे हैं? एक लिमिटिंग फैक्टर ही हो गया। उसी तरह से प्रकाश भी लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे आप ये समझ रहे होंगे खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में ही होता है कि रोटी को उतने आग दीजिए जितना में वो सही से पका, बहुत कम दे देगा तो सांझ ले रोटी बनेगा बैठ के, हो बनेबे न करी, लगभग एक रोटी के 3 बार उलाटा पलाटा गर्म न हो, सकेबे न करी। अब बहुत तेज आंच कर देंगे, जो लौ है उसका फास्ट कर देंगे, तेज कर देंगे, तो रोटी फट से जल भी जाएगी। तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश तो सबको जरूरी है, लेकिन अगर वो नहीं आएगा प्रकाश तो भी दिक्कत है, अब खूब तेज आएगा तो भी दिक्कत है। और आप देख ही रहे हैं अप्रैल मई जून इतना तेज घाम हुई कि खड़े आदमी झुरा जाइए, वो दशा होगी। इसका मतलब है कि वह लाइट हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, बट क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो नेचर है, वो नेचर देगा। अब मान लीजिए कि बढ़िया लाइट दे रहा है, बढ़िया लाइट का मतलब कि हाई जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपका बिजली आ रही है, एक बात नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि अगर सूर्य की रोशनी अच्छी आ रही है, ठीक है ना, ठंडी रोशनी है, तो उसमें अगर किसी पौधे का विकास हो रहा है तो उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन वही रोशनी दोपहरिया के टाइम 11 12 1 2 3 बजे ले खूब चढ़चढ़ा के एकदम धूप हो जाएगी पूरा एकदम, और जब वो धूप हो जाएगी तो उस पौधे के विकास पर उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आप समझे कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वह किसी के विकास का मतलब कि ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। इसी लिमिटिंग फैक्टर की बात मैंने थोड़ी सी कल की थी, और सीधा सीधा आपको बता दें कि जैसे आप बढ़ल चाहत हवा, तुहार दया तो के बढ़े ना देते, तो समझे तुहार दया लिमिटिंग फैक्टर है, तो कि बढ़े ना देते। तो वैसे ही कोनो पेड़ है, तो भाई ये जो पेड़ खेते में उगल आते कर पड़ोसी दर्द याद के हुई, हवा है, पानी है, मिट्टी है, यही सब इसके पड़ोसी हैं। अब मिट्टी कह दिला कि हम देखी माटी तो के सही देवे न करेला, कैसे तू बढ़ जाइबे, तो अब पेड़ बढ़बे नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? पेड़ बढ़बे नहीं करेगा, तो अब मिट्टी उसका एक कारक बन गया। तो उसी तरह से आप बहुत से ऐसे कारक हैं जो पढ़ेंगे, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कारक हैं, ठीक है। इसी लिमिटिंग फैक्टर की बात आप करेंगे। तो भैया देखिएगा, लिमिटिंग फैक्टर की जो एग्जैक्ट परिभाषा है वो क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर या वेरिएबल दैट
हैज दैट हैज द कैपेसिटी टू रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ अबाउंडेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम। अब अपनी भाषा में एकदम ठेठ समझिएगा, जैसे कोनो इकोसिस्टम में किसी जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे की आबादी बढ़ रही है, लेकिन वहां का कुछ ऐसा कारक जो उस आबादी यानी उस जाति को, उस स्पीशीज को बढ़ने नहीं दे रहा है, रोक दे रहा है, उसकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो वे सभी कारक जो उस जीव या उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रहा है, रोक रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लिमिटिंग फैक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि उसमें मछलियां खूब सुकून से मजा लेंगी, अपना नाच गा रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, उनको खूब पानी मिल रहा है तो खूब मजा आ रहा है। तो पानी एक ये बायोटिक फैक्टर है, कारक है, ये बायोटिक नहीं है, पानी ये बायोटिक है। अगर मान ला कि मई के महीना में तालाब झुराई गया तो मछली पड़ के मर जाई वही पोखरी में, तो अब उस मछली के लिए फैक्टर कौन बना है भैया? पानी। समझ पा रहे हैं? तो पानी वहां पे एक फैक्टर हो गया, लिमिटिंग फैक्टर। जो मछली सोच रही थी कि हम अगली बारी बच्चा देंगे तो 400 बच्चे होंगे, पूरा पोखरी में हमारा राज होगा, अब वो बेचारी का अंडा निकला और तब तक पानी जुड़ा गया। अब पानी है तो पौधे का, चाहे मछली का, चाहे किसका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक ठाक वो चल फिर रहे थे, अपना खा पी रहे थे उसी में। अब उनका फूड भी नहीं मिल पा रहा है, वो शेल्टर उनका गायब हो गया, उनका वास स्थान खत्म हो गया। अब पानी खत्म हो गया, वो उनका अंडा खराब हो गया, वो खुद खराब हो गए, मर गए सब। इसका मतलब कि पानी एक कारक है और जो उस ग्रोथ को प्रभावित किया है। उसी तरह से अगर किसी तालाब में आप देखेंगे कि मान लीजिए जैसे फाइटोप्लैंक्टन होता है और उसके बाद जूप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है जिसको हिंदी में पादप प्लवक कहते हैं, और ये पादप प्लवक होता है जो पनिया पर तैरते हुए छोटे छोटे घास होते हैं। घास का मतलब कि डायटम्स होते हैं, एल्गी होते हैं, और ये सब इतने छोटे होते हैं कि जो पानी की सतह पर रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और पनिया के ऊपर तैरते रहते हैं, पौधा होते हैं। तो इनको इकोसिस्टम की कैटेगरी में प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर को फाइटोप्लैंक्टन आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक तो सूक्ष्म है, दूसरी बात कि वो पानी पे तैर रहे हैं। अब ऐसे सिस्टम को वो मछलियां छोटी छोटी जो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएगी। अब मान लीजिए कि कोनो तालाब खूब नया नया है, तो नया नया तालाब में तुरंत एल्गी और तुरंत डायटम्स तो होंगे नहीं, पोखरी का पानी पूरा गंदा रहेगा, ट्यूबवेल से पानी भरे हैं। तो वो कंडीशन में भैया वो होगा क्या कि मछलिया उछरिया को खाए के कुछ मिलबे ना करी, पानी तो रही लेकिन खाए के कुछ ना मिली, तो उसके लिए फूड भी जिम्मेदार होता है। जैसे हम और आप हैं, तो अगर हमको जीवन जीने के लिए तो खाना है भाई, खाना खाते रहेंगे तो ऊर्जा आपको मिलेगी। तो अब अगर आपको खाना नहीं दिया जाएगा या खाना कम कर दिया जाएगा, तो आपकी बॉडी में मसल्स डेवलपमेंट या मसल्स का जो विकास हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ये प्रभावित होगी और आपके ऑर्गन सही प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि फूड भी आपके लिमिटिंग फैक्टर में आएगा, ये भी जिम्मेदार है। उसके बाद देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर में भी आल्सो बी, ठीक है ना। एक होता है सिंगल लिमिटिंग और एक होता है को लिमिटिंग फैक्टर। तो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? व्हेन ओनली वन फैक्टर लिमिट द सिस्टम। ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ नहीं करना है आपको। अब आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए आप छत्ते पर चढ़ रहे हैं, कोनो पीछे से टांग देके खींच दिया, तो वो तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है। समझ पा रहे हैं? मतलब जो आपको वृद्धि से रोक रहा है वो आपकी बात हो रही है, वैसे इकोसिस्टम की बात हो रही है। अगर इकोसिस्टम ब्रॉड नहीं हो रहा है, इतना का इतना है, 2010 में इतना इकोसिस्टम था, 2020 में भी इतना ही है, 2030 में और ही पता चला कि छोटी मुट पे हो जाएगा, तो ऐसे फैक्टर को आप कौन सा फैक्टर बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर है। तो भैया देखिएगा, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है,
व्हेन ओनली वन फैक्टर लिमिट द सिस्टम, जब किसी सिस्टम को सिंगल फैक्टर रोकता है तो उसको कहते हैं सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। एक हो गया को लिमिटिंग फैक्टर। अब को लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है भैया? व्हेन ए फैक्टर कॉजेज एन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे केहू के गरियौला लेकिन तू ना गरियौला डायरेक्ट हो, तू फलानवा के गरिया देला लेकिन गरियौला दूसरे के, लेकिन दूसरे के मुंह पर गरियौला ऊ जाके उससे कह दिला कि तो क्या वो गरियावत रहला। तो डायरेक्ट आप नहीं गाली दिए, इनडायरेक्ट दिए। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका दोस्त है, ये भी आपका दोस्त है, और आपने गाली दी इसको, लेकिन इसके सामने गाली नहीं दिया, दिया गाली आपने इसको, कहा कि ये बहुत हरामी है, लेकिन कहा इससे। अभी बेचारा जाके अगर काने में भर दिला कि हाई तो क्या ऐसे ऐसे कहत रहा, ये डायरेक्ट राशन पता ही लेकिन इनके कपारे पे जी। हमको बस ये समझाना कि अप्रत्यक्ष क्या है। समझ पा रहे हैं? जैसे पौधा है, पेड़ है, तो पेड़ से हमको फायदा हो रहा है, तो कुछ फायदे डायरेक्ट फायदे हैं, कुछ ऐसे फायदे जो इनडायरेक्ट फायदे हैं। अब डायरेक्ट फायदा में क्या होता है पेड़ से? तो डायरेक्ट फायदा में होता है भैया कि हमको लकड़ी मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है, उसकी पत्तियां मिलती हैं, उसकी छाल मिलती है, उसकी जड़ मिलती है, उससे हम दवा बनाते हैं, खाते हैं, ऑर्नामेंटली उसका यूज करते हैं सजावट के रूप में। तो ये हमारा हो गया सब सिस्टम प्रत्यक्ष, जो हम देख भी रहे हैं और उसका यूज भी कर रहे हैं। लेकिन उसी पौधे से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन कभी आपने देखा नहीं है कि तोरे आम के बगीचा में से जो लमका आम बगलिया में चाहे गोलका आम हुआ उनमें से ऑक्सीजन आई तो तू लेबा। आप देख नहीं रहे हैं कि आपके पड़ोसी जो दयाद दुश्मन, चाहे तुम्हारा कौन और दुश्मन, चाहे बगल का कोई ऐसा दुश्मन जो आपकी तरफ देख नहीं रहा है और उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन ओकरे दुआरे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आपके दुआरे पेड़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पेड़ से निकलो ऑक्सीजन रोक लेगा। भले तो के आम का लकड़ी ना दे, आम का पता ही ना दे, तो आम ना दे खाए के, लेकिन उसके पेड़ की ऑक्सीजन आपको मिलेगी। तो ऐसा लाभ जो किसी से होता है जो दिख नहीं रहा है बट हो रहा है, ऐसे लाभ को इनडायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो भैया इसमें आप ये समझिएगा, इसमें आप ये समझिएगा कि जो को लिमिटिंग फैक्टर है, व्हेन ए फैक्टर कॉजेस एन इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट या इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ए डायरेक्ट लिमिटिंग फैक्टर। इसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों है, यानी कुल मिला के इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि एक फूड है, अब किसी भी जीव के विकास के लिए फूड जरूरी है, खाना जरूरी है, खाना मिलेगा तो प्रॉपरली उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन खाना ना मिलने की वजह से उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसकी साइज प्रभावित हो सकती है। ठीक है ना? तो ये फैक्टर है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स ये है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना के साथ न्यूट्रिएंट्स इसमें सम्मिलित है और आप खाना खाए, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने फूड खाया बट उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला। अब जब खाना खाए न्यूट्रिएंट्स मिला ही नहीं, पेट तो भर गया, लेकिन पता चला कि उस खाना खाने से सिर्फ हमको हमारा पेट भरा है, हमारी बॉडी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कंप्लीटली नहीं हो पा रही है, सिर्फ पेट भर रहा है। अब ऐसा फूड मटेरियल जिसमें ये सब नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं, मिनरल्स नहीं है, तो हम, क्योंकि आयोडीन हमको चाहिए, लेकिन आयोडीन आप प्रॉपरली हाथ में उठा के एक चम्मच नहीं खाते हैं क्योंकि जहरीला होता है। तो आयोडीन हम खाएंगे नमक के माध्यम से, और नमक तो ऐसा बलवान तो आप है नहीं कि एक का पैकेट घोड़ेंगे मुंह में ढड़का लेंगे। ओखरे खातिर भी अब आपको एक चम्मच उठा के दाल में डालना है, सब्जी में डालना है, और वो सब्जी 5 लोग खाएंगे
और वो 5 में से 2 कलछुल तो के मिल ली, तो समझ लीजिए कि आयोडीन आपको इनडायरेक्टली मिल रहा है, वो अप्रत्यक्ष है लेकिन चाहिए। समझ रहे हैं? शेल्टर है, शेल्टर का मतलब हो गया कि वह स्थान जहां पे कोई जीव या जीवन निवास करता है, रहता है। और सभी जीव हैं जिनको रहने के लिए उनका व्यक्तिगत उनके हैबिट के अनुसार उनका वासस्थान हैबिटेट चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो हैबिटेट चाहिए रहने के लिए। तो अगर शेल्टर प्रभावित होता है तो शेल्टर इसका कारक होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जंगल है, जैसे समझिएगा मान लीजिए कि इतना बड़ा जंगल है और पता चला कि सरकार का की कही कि यहां से एक हाईवे निकलेगा, यहां तक जाएगा, लेकिन जंगल के बीच से गुजर के जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि जंगल में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। भैया बायोडायवर्सिटी का मूल मतलब क्या होता है पता है? जैव विविधता। और जंगल है तो जीवों का भरमार तो लगा, मेला लगा है, छोटे बड़े विषैले विषहीन सभी के सभी तरह के कैटेगरी वाले, कुछ लाभदायक कुछ हानिकारक, सभी तरह के जंतु इसमें मिक्स हैं, मेला लगा है उनका। अब खूब मजा ले रहे हैं घूम के, कोई पेड़ पे अपना मजा ले रहा है, कोई बिल में मजा ले रहा है, कोई झांग में मजा ले रहा है। अब कोई पेड़ पौधों की जो पत्तियां उसमें अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि जीवों की वैरायटी ज्यादा है, जीवों की संख्या अधिक है, तो सबकी अपने अपने नेचुरल हैबिट भी है। कोई बरोविंग एनिमल है, कोई पेड़ पे रहने वाला एनिमल है। अब पेड़ पे रहने वाले एनिमल को, जैसे बंदर पेड़ पे है तो आप उसको ये उम्मीद करें कि बिल में घुस जाए, तो बिल में तो नहीं रहेगा वो। अब सांप बिल में है तो आप उसको उम्मीद करें कि वो पेड़ पे बैठे रहे सब, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो सबका अपना नेचुरल हैबिट होता है, उनका खुद का एक बिहेवियर है, इथोलॉजी है कि उनको कैसे रहना है, कहां रहना है। तो अगर किसी जंगल में बायोडायवर्सिटी है और सरकार ने कह दिया भैया हाईवे बनेगा 4 लेन में, 6 लेन का, अब जंगल का पेड़ आधा आधा बीच में से काट देंगे यहां से। अब काट देंगे, पेड़ हटा दिए, अब बना दिए यहां पे रोड। अब आप समझिए कि जवन जंतु, पहली बात तो जो जंतु इस एरिया में था वो तो खत्म हुआ ही, आबादी कम हो गई, पेड़ पौधे कम हो गए, खरपतवार कम हो गए, ठीक ना, जितनी झांग झिटर है सब कम हो गया। अब एक बाद जो जंतु रोडवा के हे साइड होगा, जो जंतु रोडवा के हे साइड होगा, तो अब भाई एक एरिया सीमित हो गई, लेता कि यही में घूमी, एक एरिया सीमित हो गई यही में घूमी, ठीक है ना। और बाद अगर केहू सोचे कि तनी चली अपने मौसिया ने मजा ले आई है, घूम आई है, जैसे फुआ के चली घरे, मामा के घरे चल जाए, तब तक बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि हाईवे है तो गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तो ऐसे देखे होंगे बहुत सा, ऐसे न्यूज़पेपर या न्यूज में आप देख रहे हैं कि जैसे कोई रोड क्रॉस करते हुए बहुत से ऐसे जानवर हैं, गाय भैंस या गाय ज्यादातर है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये सब देखेंगे। जंगली एरिया में आप चले जाएंगे तो सांप आपको मिलेंगे, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है, हिरन क्रॉस कर रहा है उसको धक्का लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे केस ज्यादा मिलते हैं जिसमें कंगारू ज्यादातर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो अभी समझिए कि ये एरिया आप क्रॉस करेंगे, अब आप बताइए भैया कि इनकी एरिया सीमित हो गई, इनकी एरिया सीमित हो गई, उसके बाद जाना आना कम हो गया, उसके बाद मनुष्य की हलचल शुरू हो गई यहाँ पे, यहाँ आते जाते। और समझिए कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, मनुष्य से जीव इतने डरते हैं कि आप समझिए कि अब मनुष्य का आना जाना हो गया तो ये जीव स्वतंत्र रूप से रह नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे इनका शेल्टर कम हो जाएगा, रहने का एरिया कम हो जाएगा, तो ये बेचारे टपक जाएंगे, कम हो जाएंगे। सॉयल ये कारक है जिसको मैंने बताया था, उसी तरह से प्रकाश भी है, उसी तरह से तापमान भी। मैंने बताया था तापमान को, टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या एक लिमिट में है, जैसे हमारी बॉडी का, आप समझिए गर्मी का महीना चल ही रहा है, ना हो तो विश्वास तो एक बार फील कर लीजिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे कर लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। होगा कि टेम्परेचर का मतलब कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो एक निश्चित तापमान पे, टेम्परेचर पे काम करते हैं एंजाइम। बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो भी उनकी क्रिया विधि प्रभावित हो जाएगी। अगर वो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो भी उनकी क्रिया विधि प्रभावित हो जाएगी, यानी उनके क्रियाकलाप का जो प्रोसेस होगा वो बिगड़ जाएगा।
तो लो टेम्परेचर पर भी बिगड़ता है, हाई टेम्परेचर पर भी बिगड़ता है। समझ पा रहे? तो आप ये समझिएगा कि एक प्रॉपरली टेम्परेचर चाहिए, निश्चित तापमान चाहिए किसी भी जीव को अपनी प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए। अगर टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, 40, 42, 45, 46, 48, 50 के आसपास चला जाएगा डिग्री। अब इतना डिग्री सेंटीग्रेड जाने के बाद आप इतना घबराने लगेंगे, बॉडी से पसीना आने लगेगा, घबराहट होगी, ठीक ना, बेचैनी छा जाएगी आपको। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित हो रहा है, सही काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से बॉडी से पसीना आने लगेगा ऑटोमेटिक, और आप घबराना शुरू कर देंगे, ठीक ना। अब खोजने लगेंगे कहीं पेड़ मिल जाए, वहां बैठ जाके चाहे पंखा अपना चलाना शुरू कर देंगे। और यही कंडीशन ठंडी में उल्टा होती है कि ठंडी में जितना अधिक ठंडी पड़ेगी, बर्फ पड़ने लगेगी, तो आप सोचेंगे कि एक लेयर का स्वेटर, दूसरा लेयर का स्वेटर, तीसरी लेयर का स्वेटर जितना पहन ले ताकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो रिलीज ना हो, और हमें उष्मा उतनी बरकरार रहे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी उष्मा हमारी बरकरार हो, इसलिए ताकि हमारी बॉडी सही से काम कर सके। समझ पा रहे हैं? तो बाबू उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक समझ में आया होगा। एक टॉपिक तो ये था कि जो इकोसिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 जो था वो ऑर्गेनिज्म का था, लेवल 2 जो था वो पॉपुलेशन का था, लेवल 3 जो था वो कम्युनिटी का था, लेवल नंबर 4 जो था वो था आपके इकोसिस्टम का, और लेवल नंबर 5 था वो बायोम्स का था। तो ये लेवल 5 याद रखिएगा, और अगर लिखना होगा तो उस लेवल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेवल को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंपल ऐसे समझिएगा, पहले ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, और उसके बाद बायोम, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोसिस्टम है। और जो दूसरा मैंने टॉपिक अभी आपको लिखा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। वो सिंगल है और को लिमिटिंग फैक्टर है। जो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता है, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि वह सिंगल ही प्रभावित करेगा, ठीक है ना, एक कोई होगा जो प्रभावित करेगा। उसमें को लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। उसके बाद इससे कोई एग्जांपल है, फूड है। अब इनको अगर आप एक्सप्लेन करके खूब बढ़िया से लिखना हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मिट्टी है, कौनो पेड़ अगर जो मिट्टी में उगाया जा रहा है, अगर मिट्टी उसे प्रॉपरली नहीं मिलेगी, जो ह्यूमस है, तो सही विकास नहीं होगा। इसका एक सबूत आपको दे रहे हैं कि देखा होगा जो लोग खेत का मिट्टी निकलवा देते हैं अपनी ना, मान लीजिए कि 1-2 फुट 3 फुट अपनी मिट्टी निकलवा देंगे, तो देखेंगे कि ऊपरा वाली मटिया जोने में फसल हो रही थी वो तो चल गई उनके दुआरे, वो पाट ही देना अपन दुआर। नीचे वाली खेतवा वाली जब जमीनिया पड़ी ना, तो जमीनिया वो काहे कि उनमें गोबर पानी तो अभी डाले नहीं है, खाद सड़ी गली गोबर की खाद डाले नहीं है, तो अब उनमें गेहूं धान रोपबा ना तो मुआरी कटी, अच्छा गेहूं बोईबा तो ये तो हो 1 बित्ता 1.5 बित्ता 2 बित्ता का, और में गेहूं ऐसा हुई जो थ्रेसर में दवाई उड़ के चल जी भूसा में। अब उस खेत को बनाने के लिए आपको लगभग अच्छी खासी ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें सड़ी गली गोबर की खाद आप डालेंगे, घूरा की खाद डालेंगे, कंपोस्ट खाद डालेंगे आप, उसके बाद आप ये ढैंचा की खेती जो ऑर्गेनिक खेती है ये सब करेंगे, कंप्लीटली उसको ह्यूमस बनाएंगे तब अच्छी खेती होगी। तो खेत से मिट्टी निकालना ये बहुत चालाकी नहीं होती है। अच्छी खासी खेत की मिट्टी अगर जो बनी हुई है जिसमें फसल बहुत बढ़िया हो रही है, हमारी व्यक्तिगत सलाह है कि ऐसे खेत से मिट्टी कभी नहीं निकाली जाती है। और ऐसे खेत से मिट्टी आप निकाल देंगे तो आप उम्मीद मत करिए कि एक मन में 4 कुंटल गेहूं हो, नहीं सॉरी, अगर 1 बिस्सा है चाहे 1 बीघा है तो उसमें 20 कुंटल 25 कुंटल होगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। पैदावार आपकी घटेगी, यील्डिंग प्रोसेस घट जाएगा, जो यील्डिंग होगी उसका ग्राफ नीचे चलाएगा, पता चलेगा पिछले साल मिला था 20 कुंटल, बारी मिलेगा 5 कुंटल। तो ये डिफरेंट होता है इसमें, समझ पा रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें दूसरी यूनिट थोड़ी लंबी है, तो इसमें आपको 2-3 और टॉपिक अभी है जो पढ़ने होंगे,
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्लास को अच्छे से बस देखते रहिए। नोट्स बनाने की मुझे लगता है कि समय आपके पास नहीं है, नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन एक काम आपके लिए होगा, अब मैं खुद कराऊंगा कि आपका एग्जाम अभी 15-16 से शुरू होगा। बीएससी के जो पेपर है वो 20 के बाद होने वाले हैं। अप्रैल में 20 तारीख के बाद बीएससी का पेपर होगा। तो आपके लिए एक ऑफर ही है। ऑफर का मतलब कि मेरी तरफ से ऑफर आपको है कि जो मॉडल पेपर है बीएससी के, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो मॉडल पेपर जैसे हैं, जो आपका पेपर मेन पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, चाहे महाराजा सुहेलदेव वाला जो पेपर होता है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का, इनके पेपर हम आपको हल कराएंगे। जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर वाला पेपर होता है, इसका मॉडल पेपर हम आपको देंगे। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, एकदम विश्वास, कि जो मॉडल पेपर देंगे, अगर खूब बढ़िया से वही के तैयार कर लेंगे, सोचेंगे कि ढेर ना पढ़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि बहुत बढ़िया से आपका ट्यूशन फंसेगा। एक पेपर के 2 मॉडल पेपर हम आपको देंगे, बस आप मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना। मॉडल पेपर किसी दिन परीक्षा के बारे में जब चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि एग्जाम कैसे, कॉपी कैसे लिखनी, तो उसमें आपको हम वो डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे आपको काम करना है उस पर। समझ पा रहे? तो ये हम आपको देंगे, और पूरी पूरी उम्मीद है कि हम आपको एग्जाम से बहुत पहले दे देंगे। बहुत पहले का मतलब कि 10 दिन या 8 दिन पहले आपको दे देंगे, और उसके बाद अच्छे से उसके आधार पर आप एग्जाम की तैयारी करिए। विश्वास करिएगा, क्योंकि पिछले 8-10 साल से मैं बीएससी को पढ़ा रहा हूं, तो ठीक ठाक मोटी मोटा आंकड़ा है कि कैसा पेपर बनता है और कहां से क्वेश्चन आते हैं। अपने जो मॉडल पेपर हम जो प्री बोर्ड कराते भी हैं, तो प्री बोर्ड का मैक्सिमम क्वेश्चन फंसता है, मैक्सिमम। ये मान के चलिए कि 75 का, और 75 का मैं प्री बोर्ड कराया, तो ये मान के चलिए कि लगभग 60-65 तक जाते जाते फंसता है। अगर 2 मॉडल पेपर हम आपको करा देंगे तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 75 to 75 इक्वल हो जाएगा। हालांकि ये भी नहीं है कि हम एग्जामिनर हैं, हम पेपर सेट करने वाले हैं, या हमको कोई लिंक मिलेगा कि हम बता देंगे कि 75 में 75 हो भी जाएगा। लेकिन जो आएगा वो सिलेबस से आएगा, बहरे से नहीं आएगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बहुत घबराइएगा नहीं, एकदम बढ़िया ये टॉप क्लास नंबर आएगा। और टॉप क्लास नंबर आएगा वो ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिएगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगली क्लास लेके आएंगे तो उसमें अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आप, ठीक है।